हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी वाला में। तो जिन विद्यार्थियों के 16 मार्च को एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। उनके लिए लेकर आया हूँ मैं मॉडल पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लेकर आया हूँ, जो सारे के सारे एग्जाम में सपने वाले हैं। मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल पेपर करवाया था, वो भी हिंदी का। आप पीछे जाके देख सकते हो, इसमें से 7 क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी के अंदर। सिर्फ एक मॉडल पेपर करवाया था। तो सोच सकते हो, अगर मैंने 4-5 मॉडल पेपर करवा दिए तो कम से कम आपके 10-15 क्वेश्चन आगे जाएंगे। इसलिए मैं सामाजिक विज्ञान के जितने भी मॉडल पेपर है वो करवाने की कोशिश करूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो भी हमारी हेल्प होगी, इसलिए आपको अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मॉडल पेपर को। आपका ये माध्यमिक परीक्षा 2024 है, जो कि मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो कि क्लास 10th का। आपके कितने घंटे का होता है समय? 3.25 घंटे, अब तो पता चल गया होगा। और पूर्णांक कितने का है? 80 का। और 20 वाले कौन मिलते हैं? स्कूल वाले। 20 अंक स्कूल वाले भेजते हैं और 80 नंबर का पेपर होता है। टोटल 100 नंबर का आपका जो कि अंक होता है। फिर आपको सामान्य निर्देश पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है वो तो आप हमेशा पढ़ते हो, लेकिन अगर कोई न्यू पेपर के अंदर कोई नया निर्देश है तो भी पढ़ना जरूरी है। इसमें कहते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर क्या रोल नंबर लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई किसमें? सिर्फ उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, पेपर पर नहीं लिखना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर पेपर पर लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है आपको। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे ए खंड है तो ए खंड के सभी एक साथ लिखने हैं, ऐसा नहीं कि बी खंड के अंदर एक लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये गलती ज्यादातर विद्यार्थी करते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना। क्रमांक लिखोगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं, खंड अ का पहला क्वेश्चन। ठीक है, खंड अ का पहला क्वेश्चन। और ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको याद भी रखना है, ध्यान से भी देखना है। एग्जाम देने से पहले देख लेना, ठीक है। पूरे जितने भी मॉडल पेपर कराऊंगा ना, एग्जाम देने से पहले 1 घंटा निकाल कर देख लेना, ठीक है, आपके, ताकि बहुत हेल्प हो सके। हिंदी के अंदर सिर्फ मैंने एक मॉडल पेपर करवाया था, इसके अंदर कम से कम कितने 7 क्वेश्चन आ गए थे। और मैं इसके अंदर जो सामाजिक विज्ञान के कितने मॉडल पेपर कराऊंगा, 4 मॉडल पेपर कराऊंगा। कम से कम आपके कितने 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे, ये लिख लो, 15 से 18 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इसे मॉडल पेपर देख लेना और एग्जाम देने से पहले ही देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूरी किताब का रिवीजन हो जाएगा सिर्फ 4 मॉडल के अंदर। 4 मॉडल पेपर के अंदर जितने भी आपके कितने 4 किताबें हैं ना, उसका सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आप मॉडल पेपर यहाँ से पढ़ के जाओगे और दोगे तो मैं आपको 70+ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। जो इंटेलिजेंट बंदा है, विद्यार्थी है, उनके 70+ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, 80 में से 70+। और जिन्होंने अभी तक भी जो पढ़ाई के अंदर कमजोर है, ठीक है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि 50+ आप भी ले आओगे। कितने? 50+। अगर ये मॉडल पेपर याद करके चले गए तो आपके 50+ आ जाएंगे। और जो इंटेलिजेंट है उनके तो 70+ ही आएंगे, कम तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो चलिए मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1917, 1918, 1929 या 1939? इसका जो राइट आंसर है क्या? 1917 से लेकर 1918 तक। तो चलिए इसका राइट आंसर है कि शुरुआत कब हुई तो 1917 है, अंत कब हुआ तो 1918 है। चलो नेक्स्ट। दूसरा है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन अ है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो राइट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप भी साथ साथ में, अगर आपको आंसर आता है तो आप भी साथ साथ में बताते जाओ, ताकि आपके भी क्या कंठस्थ हो सके। तो चलिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन से संबंधित है। आपको बताना है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। संबंधित मतलब आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, जेम्स हरी ग्रिव्स, माइकल वुल्फ या अरस्तु? अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं कि भाप के इंजन से संबंधित कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या? जेम्स वॉट। इसका राइट आंसर है जेम्स वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका थी, कब प्रकाशित हुई थी? 1780 में बंगाल गजट पत्रिका क्या थी? दैनिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी या वार्षिक थी? मतलब दिन में निकलती थी, या सप्ताह के अंदर निकलती थी, या 1 महीने बाद निकलती थी, या 1 साल में एक बार ही निकलती थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या? साप्ताहिक। ये क्या थी? साप्ताहिक थी, मतलब सप्ताह में एक बार निकलती थी। कौन सी? बंगाल गजट पत्रिका, जो कि 1780 में प्रकाशित हुई थी। आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंदर आता है? भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंदर आता है? 43%, 27% या 30% या 9%? इसका जो राइट आंसर है वो क्या? 27%। 43 तो मैदान के है क्या? 43 तो मैदान के प्रतिशत है। और पठारी के कितना है? पठारी के 27% है। और जो पीछे बचे हैं वो क्या? पर्वतीय। वो क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्जामिनर अगर ये नहीं पूछेगा तो ये मैदान वाला पूछ लेगा, यहाँ पठारी वाला पूछ लेगा, यहाँ जो पीछे जितने भी परसेंटेज बचे हैं वो किसके हैं? वो उसके पर्वतीय, वो पर्वतीय पूछ लेगा। इसलिए आपको सब पॉइंट याद रखने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, A to Z आपको पॉइंट बताऊंगा मॉडल पेपर से संबंधित, इसलिए आप पूरा देखना है और 70+ लाने की गारंटी मेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का बाग रिजर्व स्थित है।
सरिस्का बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या असम? ये हमारे राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। और जिला कौन सा है? अलवर। जिला कौन सा है? अलवर। सरिस्का किसके अंदर है? अलवर के अंदर है। ठीक है, A to Z हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं ना, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, सरिस्का बाग राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर भी अलवर जिले के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का चीनी के उत्पादन विश्व में स्थान कौन सा है? भारत का चीनी के उत्पादन में विश्व में स्थान कितना है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? दूसरा। तो पहला किसका है? पहला ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील का है। मैंने पहले ही बताया, हर क्वेश्चन से संबंधित जितने पॉइंट बनते हैं वो आप सबको बताऊंगा। पहला है ब्राजील, दूसरा है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? निम्नलिखित में से जल परिवहन का प्रकार है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन या समुद्री परिवहन? जल परिवहन का कौन सा प्रकार है आपको बताना है। ठीक है, अगर समुद्री परिवहन लिखा है, इसके अंदर अगर नाव या वो साधन आ जाते हैं तो सही होता, लेकिन पाइपलाइन सही है। जल का परिवहन किससे किया जा सकता है? पाइपलाइन से किया जा सकता है। पाइपलाइन के द्वारा जल का परिवहन किया जा सकता है ना, मतलब जल को ले जा सकता है ना, तो ये प्रकार है पाइपलाइन। ठीक है, अगर जल परिवहन के साधन पूछ लिए ना, तो वो नाव है, वो है सब कुछ। ठीक है, नाव है, जहाज है, जितने भी है वो क्या साधन है, उनके माध्यम से कोई भी सामान को ढो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंहली किस देश की राजभाषा है? आपके जो लोकतांत्रिक वाला किताब है ना, पहले पार्ट के अंदर से ये क्वेश्चन है। सिंहली किस देश की राजभाषा है? बेल्जियम, श्रीलंका, नीदरलैंड, नेपाल? जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? श्रीलंका, जहां पर गृह युद्ध हुआ था। सिंहली को क्या राजभाषा घोषित कर दी थी, तमिली को क्या दरकिनार कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं का उल्लेख किया गया है? उसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है आपको बताना है। 21, 20, 22 या 24? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या? 22। इसका करेक्ट आंसर कितना है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारी मारवाड़ी भाषा नहीं है, बोली है मारवाड़ी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात किसे कहते हैं? पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 929 है, 943 है, 919 है या 939 है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा है? ब ऑप्शन है 943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? बहुजन समाज पार्टी कहाँ है? वो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जितने भी वो राजनीतिक दल वाला आया था ना, कम से कम 5-6 राजनीतिक दल थे, राष्ट्रीय दल थे, उसमें से एक था बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है। इसका संस्थापक कौन है आपको बताना है। काशीराम है, साहू महाराज है, B.R. अम्बेडकर है या ज्योतिबा फूले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? काशीराम यादव थे। काशीराम यादव स्वर्गीय है, अब वो ये नहीं रहे थे, पिछले साल ही गुजर गए थे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? आपको कौन से क्षेत्र की, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, बताना है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये जो करेक्ट आंसर है प्राथमिक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त, जैसे कृषि है, मछली पालन है, जितने भी प्रकृति से बने ना, उनका अगर हम व्यवसाय करते हैं, पालन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक। द्वितीय के अंदर होता है मीडिया, जितने भी मीडिया होता है, संसार प्रसार होता है ना, वो द्वितीय के अंदर है। और तृतीय के अंदर आता है परिवहन। तृतीय के अंदर क्या आता है? परिवहन आता है, जल परिवहन, स्थानीय परिवहन, जितना भी होता है ना, वो परिवहन किसके अंदर आता है? तृतीय के अंदर है। तो सारे आप पॉइंट समझ गए। प्राथमिक के अंदर प्राकृतिक की जितनी भी कृषि हुआ, मछली पालन हुआ, मतलब जो प्रकृति से बनी चीजें हैं ना, वो प्राथमिक के अंदर आती है। और द्वितीय के अंदर आती है मीडिया, ये जो सोशल मीडिया जितने भी है, न्यूज चैनल, जितने भी किसके अंदर आता है? द्वितीय के अंदर। और तृतीय के अंदर परिवहन आएगा। सब समझ गए ना पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। एक होता है औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक वो होता है जिनके अंदर नियम शर्तें सब लागू होती है, या फिर आप कह सकते हो सरकार के नियंत्रण में होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं। और अनौपचारिक उसे कहते हैं जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, अपने होते हैं ना, ब्याज देते हैं ना, कुछ लोग ब्याज देते हैं ना, वो अनौपचारिक होते हैं। अगर हम बैंक से ऋण लेंगे, ब्याज लेंगे, वो तो औपचारिक होगा। लेकिन हमारे पास में कुछ जो बड़ा है, समाज के अंदर बड़ा है, या हमारे घर के पास कोई ब्याज देता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनौपचारिक कहेंगे। हम साहूकार भी कहते हैं उसे। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? साहूकार। बैंक तो क्या होगी? औपचारिक होगी। सहकारी समितियां भी औपचारिक होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित कौन करता है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, जब देशों, बाहर देशों, ठीक है, अपने देश से दूसरे देशों में व्यापार करते हैं, उन नियमों को निर्धारित कौन करता है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। UNO, RBI या ये सभी? इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? WTO, विश्व व्यापार संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान। अब आ गया रिक्त स्थान। वो सारे क्वेश्चन पूरे हो गए
ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ना पूरे हो गए थे, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, दोबारा क्लास को देख लेना, लेकिन एग्जाम देने से पहले जरूर देखना, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैंने पहले ही बता दिया, हिंदी के अंदर से पूरे एक मॉडल पेपर में से 7 क्वेश्चन आए थे। अगर विश्वास नहीं है तो पीछे वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख सकते हो। और मैं अब सामाजिक विज्ञान के 4 मॉडल पेपर कराने वाला हूँ, इसमें से कम आपके 15 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, 15 तो आएंगे ही आएंगे, और आगे और आएंगे वो अलग बात है, ठीक है, अब आपकी किस्मत पर निर्भर है, बाकी 15 तो फिक्स है, आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? सन बताना है आपको। बंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी थी? इसका जो करेक्ट आंसर है 1854। बंबई में कब लगी? 1854। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। चलिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले, याद रखना कौन है? ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिराव फूले। बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा तेल कैसा साधन है? कच्चा तेल या पेट्रोलियम कैसा गैर परंपरागत संसाधन है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब विभिन्न देशों के बीच परस्पर तीव्र एकीकरण होता है तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ठीक है। और ये कच्चा तेल तो गैर परंपरागत संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। पंजाब, पंजाब राज्य है ना, जहाँ पर कौन आपकी पार्टी का राज है। शिरोमणि अकाली दल का संबंध किसमें? पंजाब से है। फिर है, शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में नियत होती। किस शासन प्रणाली? एक मिनट, शासन प्रणाली की अंतिम शक्ति जनता में नियत किसके? प्रजातंत्र। इसके अंदर आप लिख सकते हो प्रजातंत्र, यहाँ क्या लिख सकते हो? प्रजा को क्या कहते हैं? लोक कहते हैं, लोकतंत्र, लोगों की सरकार, ठीक है। यहाँ लोकतंत्र लिख सकते हो, यहाँ प्रजातंत्र लिखते हो। जिस स्थान में क्या अंतिम शक्ति जनता में नियत होती है। फिर है, जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। जवाहरलाल नेहरू जी थे ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने किसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है? तो वो था भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध को जवाहरलाल जी नेहरू ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। सारे रिक्त स्थान मैंने करवा दिए ना। पहला क्वेश्चन था, बंबई में पहली कपड़ा मिल 1854। गुलामपुरी की पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिराव फूले। कच्चा तेल गैर परंपरागत संसाधन है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। शिरोमणि अकाली दल का संबंध मुख्यतः किस है? पंजाब राज्य से है। फिर है, शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में नियत। कौन सी शासन? प्रजातंत्र या लोकतंत्र। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसे कहा था? भाखड़ा नागल बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगार क्या है? बेगार प्रथा क्या है? बेगार प्रथा उसे कहते हैं जो पैसे नहीं देते हैं। अगर कोई मजदूरी काम करता है तो उसे बिना पैसे दिए ही श्रम करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं, बेगार। फिर है फ्लाई शटल। फ्लाई शटल क्या है? कपड़े सिलने की मशीन है, ठीक है, कपड़े सिलने की मशीन है, जिससे क्या होता है? जल्दी से कपड़े सिले जाता है, उसे फ्लाई शटल कहते हैं। फिर है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स। आपको नाम लिख के बता देता हूँ, जेम्स हरग्रीव्स, बादा ज, ठीक है, हरग्रीव्स, जेम्स हरग्रीव्स है जो कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। फिर ये सरकार के विभिन्न अंगों के, मैंने पहले बोला था शासन के विभिन्न अंग, सरकार के विभिन्न अंग या शक्तियों का बंटवारा कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? वर्ण व्यवस्था उसे कहते हैं जो स्तर के आधार पर जातियों का बंटवारा करना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। वर्ण व्यवस्था समझ गए ना। फिर ये राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो ये भारतीय चुनाव आयोग करता है। कौन? भारतीय चुनाव आयोग करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। आपको बताना है सकल यानी जीडीपी, जीडीपी को परिभाषित करना है। तो इसका किसी देश के अंदर क्या? किसी देश के अंदर राशि उत्पादन करना, किसी देश के अंदर राशि उत्पादन करना, ये सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। अगर और डीपली लिखना चाहते हो तो लिख देना, बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कंपनियां जिनका कारोबार एक से अधिक देशों से, वो क्या कहलाती? ये कंपनियां जिनका कारोबार क्या कई देशों में है, वो क्या कहलाती है? कई देशों में है तो कौन सी होगी? अंतर्राष्ट्रीय। अगर एक ही देश के अंदर है तो वो क्या होगी? राष्ट्रीय। समझ गए ना। एक होती है राष्ट्रीय कंपनियां जो एक ही देश के अंदर होती है, और कई देशों के अंदर होती है, वो कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय कंपनी। उसे क्या कहेंगे? कई देशों में होगी तो उसे अंतर्राष्ट्रीय या रही कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम किस वर्ष? भारतीय वन्य जीव रक्षण कब हुआ था? 1972 के अंदर लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 के अंदर भी हुआ था ना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। फिर ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? ध्वनि प्रदूषण से मानव पर क्या? एक तो चिड़चिड़ापन आएगा,
चिड़चिड़ापन आएगा कि नहीं, गुस्सा आएगा, फिर तनाव आएगा, और श्रवण शक्ति तो बाधा होगी। श्रवण शक्ति क्या, सुनने की शक्ति तो बाधित होगी कि नहीं, ह्रास होगा उसका। तो बस यही 2-3 पॉइंट लिखना है, ठीक है। संक्षेप में बता रहा, मतलब 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। एक तो लिख सकते हो श्रवण की शक्ति में ह्रास होगा, मतलब सुनाई नहीं देगा, सुनाई की जो शक्ति होती है वो कम हो जाएगी। और चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा करने लगेगा, और यहाँ तो तनाव आने लगेगा, डिप्रेशन आने लगेगा। बस यही था उत्तर। हो गए ना टोटल। ये छोटे एक एक नंबर के मैंने पूरे करवा दिए, ठीक है। परिभाषा याद रखनी है, अगर सुन ली है तो किसी कॉपी के अंदर लिख देना, याद कर लेना, या दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ब का, ठीक है। खंड, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, क्योंकि ये क्या चाहता था, भारतीय क्या चाहते थे इसमें, संवैधानिक सुधारों के लिए, भारत को लोकतंत्र देने के लिए कौन आया था, साइमन कमीशन। लेकिन इनका उद्देश्य कोई और ही था, अंग्रेजों का साथ देना था, अंग्रेजों को और राज करने के लिए प्रोत्साहन देना था। लेकिन हकीकत में आपको लिखना है कि भारतीय संवैधानिक सुधार करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था 1928 के अंदर। कब आया था, 1928 के अंदर। लेकिन फिर लोगों ने नारा लगाया था, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक। फिर ये मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। पहले तो मुद्रण संस्कृति क्या है, मुद्रण जो भी प्रिंटिंग होती है ना, जितने भी, तो इसमें क्या योगदान दिया आपको बताना। कोई 2 बिंदु लिखने हैं। पहला बिंदु लिख देना कि जो भी सरकार के खिलाफ क्या, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अगर सरकार ने गलत काम किया है तो मुद्रण संस्कृति यहाँ अखबार के माध्यम द्वारा सरकार के खिलाफ या अनीति के खिलाफ उन्होंने क्या, आवाज़ उठाई थी। और देश में जागरूकता फैलाने का काम किसने किया था, मुद्रण संस्कृति ने। 2 पॉइंट हो गए ना। मुद्रण संस्कृति मतलब प्रिंटिंग है, ये अखबार वाला सिस्टम होता है ना, अखबार के अंदर कभी कभी कैंपेन चलता है ना, या फिर अन्याय के खिलाफ विरोध करते हैं ना, वही है मुद्रण संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतह की साझेदारी क्यों जरूरी है। सतह की साझेदारी इसलिए जरूरी है ताकि शांति बनी रहे, देश के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा न हो। तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, 2 तर्क लिखने हैं, 2 तर्क मैंने बता दिए। यानी 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारतीय धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो पहला तो है कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है, यहाँ पर मिलता है कि नहीं, तभी तो कितने सारे धर्म है, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सब एक साथ रहते हैं कि नहीं, है ना। और सभी धर्मों को राजनीतिक दलों के अंदर क्या, मान्यता प्राप्त दी गई है। ये 2 पॉइंट हो गए, इसलिए हम इसे क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बनाते हैं। फिर ये राजनीतिक दलों में सुधार की कोई 2 बिंदु बताइए। राजनीतिक दलों में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें 2 बिंदु बताना है। पहला सुधार तो इसके अंदर अपराधी और घुसपैठी नहीं करनी चाहिए, अपराधी को घुसपैठी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है दल बदल पर रोक लगनी चाहिए, ताकि कोई भी राजनेता है किसी पैसे या धन के लालच के चक्कर में दूसरी पार्टी के अंदर नहीं जाए। ये दोनों किसमें, सुधार के 2 तरह के, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये लोकतंत्र के कोई 2 आर्थिक उपलब्धि बताइए। लोकतंत्र की कोई 2 आर्थिक, पहली तो देश की जितनी भी आर्थिक है, जीडीपी है, उसको क्या, सुदृढ़ बनाने का काम कौन करती है, लोकतंत्र करती है। फिर ये लोगों के जीवन में सुधार आती है, लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार आती है। बस 2 तरह के हैं, 2 आर्थिक उपलब्धि बतानी है, वो बता दी। नमक क्वेश्चन पूरा हो गया। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले धारणीयता का अर्थ समझते हैं। धारणीयता का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को करने का धारण करना, यहाँ लक्ष्य निर्धारित करना। अगर अपन विकास करना चाहते हैं, कोई भी काम की लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे पहले मन के अंदर धारण करना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं। अगर लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, विकास कैसे होगा। इसलिए विकास के लिए धारणीयता क्या, बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये पॉइंट लिख सकते हो, या अगर आप अपने अनुसार लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जो किताब की लैंग्वेज है वही लिखो। अगर आपको समझ आया हुआ है कि धारणीयता क्या अर्थ है और विकास का क्या अर्थ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इससे रिलेटिव ही लिखना है, ठीक है। कुछ मतलब दूसरा नहीं लिखना है, इसके संबंधित ही लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। पीछे एक क्वेश्चन आया था ना, विदेशी व्यापार के नियमों का कौन निर्धारित करता है, तो WTO आया था ना, उसका उदारीकरण करने के लिए क्या है, यहाँ पर भी नियम जरूरी है ना। तो आप अपने अनुसार जो किताब में लिखा हुआ है, लेसन के अंदर लिखा हुआ है, या अपने अनुसार जो आप सही लिख सकते हो वो लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी। क्यों पड़ी थी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि उपभोक्ता के साथ क्या होती थी, ठगी होती थी या धोखेबाजी होती थी। उनको क्या, गलत प्रोडक्ट दे देते थे। यहाँ जैसे वो एक कोलगेट वाला था ना, ब्रश नहीं लेना, हमें तो सिर्फ कोलगेट ही लेना है, लेकिन वो कोलगेट के साथ कह रहे हैं कि अगर ब्रश लोगे तभी देंगे, वरना नहीं देंगे। इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए, या फिर एक्सपायर्ड चीज कोई देते हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए क्या 1986 उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की जरूरत पड़ी थी। ये ध्यान रखोगे ना, तो आपको ये परिभाषा ध्यान रखनी है, क्यों जरूरत पड़ी थी। फिर ये पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी जितने भी क्षेत्र है, आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो वो सीढ़ीदार बना सकते हो, ठीक है, ऐसे सीढ़ीदार करके खेती कर सकते हो। वो जितने भी उपाय आपको लिखने हैं, ठीक है, आपके जो लेसन के अंदर है, किताब के अंदर जो भी है ना, एक तो मैंने बता दिया, 2-3 और देख लेना और कर लेना, ठीक है। आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, पूरा ध्यान रखना है और पूरा पढ़ना है आपको। फिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य। नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्या, एक तो नर्मदा बसानी है, ये जो 20-20 में होते हैं ना, कि लक्ष्य क्या है आपको बताना है कि कोई 2 लक्ष्य बताओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कोई 2 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य यही है कि नर्मदा के जल को क्या, स्वस्थ रखना है और उसे बचाना है। तीसरा लक्ष्य है कि हर घर के पास या हर किसान को क्या, नर्मदा का पानी पहुंचाना है। ये 2 लक्ष्य मेन किसके, नर्मदा बचाओ आंदोलन के।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत में रेल परिवहन का विकास एवं विस्तार अधिक व हिमालय पर्वत क्षेत्र में कम हुआ, कारण बताइए। क्योंकि उत्तरी वो मैदान है, हमेशा ध्यान रखना, रेल पटरियां क्या मैदान पर बिछाई जा सकती है, उबड़ खाबड़ पर रेल पटरियां थोड़ी बिछाई जा सकती है, नहीं बिछाई जा सकती ना। तो इसलिए उत्तरी जो मैदान का इलाका है वहां पर क्या सीधा इलाका है, तो वहां पर रेल की पटरी बिछा सकते हैं। लेकिन जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हो गया पत्थर है, पहाड़ से तो वो रेल जा नहीं सकती। पूरी रेल लंबी होती है, वो सीधी इतना रास्ता तो उसको जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे कैसे होगी है ना, ऊपर नीचे नहीं हो सकती। मेन कारण यही है, ठीक है, समझ गए ना। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, वहां पर आपको अपने हिंदी में लिखना है, ठीक है, आपको ये हिंदी में लिखना है। फिर आ गया दीर्घ उत्तर, जो 100 शब्दों का होता है। खंड सी आ गया, जो कि कितने 100 वर्ड लिखने हैं, मतलब 10 लाइनें लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 100 वर्ड मतलब 10 लाइनें लिखनी है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। सबसे पहले तो चावल की खेती के लिए कौन सा तापमान चाहिए, कौन सी फसल है, चावल कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, कौन सी खरीफ, खरीफ रबी जायद, और ये 3 प्रकार की फसलें होती है ना, और उसके लिए कितना तापमान चाहिए, ये ग्रीष्मकाल के, खरीफ मतलब ग्रीष्मकाल है, कैसी भौगोलिक परिस्थितियां लिखनी है, ये लिखनी है। फिर लिखनी गेंद जीविका कृषि को समझाते हुए इसकी प्रमुख समस्या। गेंद तो मतलब बहुत सारी कृषि एक साथ करनी होती है ना, उसे गेंद कृषि कहते हैं। उनके लिए समस्या क्या है, अलग अलग पानी देना पड़ता है, जल देना पड़ता है, उनके लिए अलग अलग खाद डालनी पड़ती है, अलग अलग बीज लाना पड़ता है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। आपको मैंने सिंपल सा समझा देता हूँ, फिर उनके बारे में वर्णन आपको करना है, ठीक है। इसके माध्यम से अगर मैं यहाँ पर पूरा लेसन पढ़ाऊंगा तो क्या ज़्यादा हो जाएगा ना वीडियो, इसलिए आपके कम टाइम बचा है, इसलिए शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। फिर 1929 की महामंदी को समझाते हुए इसके 2 कारणों के लिए करना है। गिरमिट या प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए अध्याय में आधार पर आपको उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लेना है और किताब में देखकर सही करना है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, क्या क्या विशेषता है। एक तो पहली ये कितनी 2 स्तरों वाली विशेषता होती है। फिर 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कौन सा है, ये जितने भी है ना, ग्राम पंचायत है, प्रधान है जो कि किसमें पंचायत समिति में है, फिर जिला प्रमुख आ गया, ये सिर्फ स्थानीय शासन में आपको बताना है पूरा, ठीक है। फिर है बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है, जिसके पास रोजगार नहीं उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के 2 प्रकार बताने हैं, सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र के अंतर। सार्वजनिक सभी के लिए होते हैं, निजी का एक का अधिकार होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट द है, इसमें आपको 200 से 250 कम से कम 15-20 लाइन बननी है। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी, वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, मुद्रा के कार्य है, मुद्रा के कार्य आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है साख से आप क्या समझते हो। भारत की साख होती है ना, जैसे भारत की अन्य देशों की भी साख होती है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख की संक्षेप, औपचारिक मतलब कौन से, बैंक है, सहकारी समितियां है, पहले पीछे एक क्वेश्चन आया था ना, बैंक है, ये कितनी सहकारी से है, और जो साहूकार होते हैं वो कौन होते हैं, अनौपचारिक, जो ब्याज गिरने देते हैं। फिर आपको बताना है फ्रांसीसी क्रांति जितने भी है इसमें बदलाव क्या है वो बताने हैं। फिर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार बनता है ये बताना है। और फिर 22वां है कि नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र, एक आपके मानचित्र आएगा पूरा 4 नंबर का, आपको रानीगंज, नवेली, सिंगरैनी और सिंगरौली को दर्शाना है, ठीक है। ये सारे क्या केंद्र है आपको दर्शाना है, या फिर आप ये दर्शाना, अथवा में भी आएगा, दिए गए भारत में रावत बाटा तो चित्तौड़गढ़ अपने राजस्थान के अंदर है, कलपकम, नपेरा, तारापुर, ये सब कुछ किसमें मैप में दर्शाना है, ठीक है। मेरे पास अभी मैप नहीं है तो आपको यहाँ पर दर्शाना है। ये तो आपके पूर्णांक है, प्रश्न पत्र बताए गए हैं किसमें से कितना क्या क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सब पता चल गया होगा, ठीक है, सब कुछ पता चल गया। पेपर को एक बार फिर से देख लेना और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर इस मॉडल पेपर को पढ़ के जाओगे ना, 3-4 मॉडल पेपर कराऊंगा, वो सब पढ़ के जाओगे तो 70+ लाने की गारंटी मेरी है। हिंदी में से भी पेपर आए थे, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सामाजिक में से पेपर आएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं आपके, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ लेना, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएं ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी वाले क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, लेकिन ये तो जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम देने से पहले एक बार मॉडल पेपर देख लेना। मिलते हैं किसी दूसरे नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।